नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट की बात करते हैं। इतने दिन हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे अपने चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में कि राजस्थान का इतिहास क्या कहता है। एक बहुत ही अच्छा इतिहास है राजस्थान का। यदि हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजस्थान ने अपना महत्वपूर्ण स्थान रखा इतिहास के अंतर्गत। हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की, तो राजस्थान के इतिहास के रचयिता थे कर्नल जेम्स टॉड। ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड की बात करते हैं। ध्यान रखना, इतिहास जो लिखा गया था राजस्थान का वो 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का बताया जाता है। इंपॉर्टेंट रहा था 12वीं शताब्दी तक। राजस्थान के इतिहास की हम बात करते हैं। राजस्थान के इतिहास के रचयिता है कर्नल जेम्स टॉड, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और यह पश्चिमी भारत के पॉलिटिकल एजेंट थे। और हम पश्चिम की बात करें तो हमारा राजस्थान स्थित है। यह राजस्थान राज्य के राजपूताना जो हमारा उस समय क्षेत्र था, उस राजपूताना के ये पॉलिटिकल एजेंट थे और इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा है। इस कारण इनको राजस्थान का इतिहास का रचयिता कहा जाता है। हम बात करें, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को 2 शब्दों में बताया है। एक इन्होंने नाम दिया है राजस्थान और एक इन्होंने नाम दिया रायथान। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान और रायथान नाम किसने दिया था इस क्षेत्र को? तो ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज जो 1829 ईस्वी में लंदन में जो प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने बताया है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के इतिहास के बारे में बताया है। और अब हम एक और बात करें कि राजस्थान के इतिहास के बारे में जॉर्ज थॉमस, ध्यान रखना, एक और इतिहासकार हुए जॉर्ज थॉमस। ये आयरलैंड के निवासी थे और इनकी हम बात करें, इन्होंने इस राजस्थान के क्षेत्र को राजपुताना का नाम दिया था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, राजपुताना। इस पूरे क्षेत्र को हम बात करते हैं, भारत के पश्चिमी क्षेत्र को इन्होंने राजपुताना नाम दिया था सन 1800 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में इन्होंने राजस्थान के क्षेत्र को राजपुताना कहा है। ध्यान रखना, राजपुताना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी अधिकांश रियासतें राजपूतों के अधीन थी, इस कारण इस क्षेत्र को राजपुताना बताया गया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद इसका रचयिता कहलाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। इसके बाद में अगला मत दिया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में पुस्तक में लिखा था कि राजपुताना क्षेत्र का नाम है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे राजस्थान रायथान बताया। 1829 में लंदन में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी और इनकी बात करें, इन्होंने बुक लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब हम बात करते हैं, देखो राजस्थान के इतिहास की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे शुरुआती दौर में हम पढ़ेंगे कि इसमें प्रमुख राजवंश थे राजस्थान के अंतर्गत। उन प्रमुख राजवंशों की यदि हम बात करें तो देखते हैं, पहला राजवंश, प्रमुख राजवंशों की बात करें तो हम चौहान हो गया, जैसे चौहान के बाद हम बात करते हैं राठौड़ हो गया, राठौड़ के बाद हम बात करते हैं प्रतिहार, परमार, गुहिल और ऐसे कई वंश थे जिन्होंने राजस्थान पर राज किया था। यह सबसे इंपॉर्टेंट, यदि हम बात करें, ये महत्वपूर्ण वंशों के नाम हमने लिख लिए, चौहान, राठौड़, प्रतिहार, परमार, गुहिल। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की झलक हमें इन्हीं वंशों में दिखाई देती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के इतिहास की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज चौहान वंश। ध्यान रखना, यदि हम चौहान वंश की बात करें, एक इंपॉर्टेंट वंश है। इसके अंतर्गत आपको योद्धाओं की झलक दिखाई देगी कि किस प्रकार राजस्थान के वीर योद्धा हुए थे। राजस्थान का एक अलग से इतिहास दिखता है जब हम चौहान वंश की बात करते हैं। तो देखिए, हम चौहान वंश के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमने वंशों के नाम देख लिए थे, चौहान हो गया, गुहिल हो गए, राठौड़ हो गए, कच्छावा वंश भी हमारे जयपुर का है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इन सभी वंशों की, तो देखते हैं एक बार। इसका आप ध्यान रखना सबसे पहले कि इतिहास के रचयिता कर्नल जेम्स टॉड है।
इसके बाद हमने जॉर्ज थॉमस, इन्होंने क्षेत्र को राजपूताना कहा है और 1800 ईस्वी के अंतर्गत बताया इन्होंने। अब हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत चौहान वंश की। वेरी इंपॉर्टेंट वंश, ध्यान रखना। आप कॉपी और पेन साथ में ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए अपने, ध्यान रखना। आप सुनोगे जब तक आपका काम नहीं होगा, आप लिखते रहना साथ में, यदि आप लिखते रहोगे तो आपका काम हो जाएगा, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश, सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम वंश की बात करते हैं, चौहान वंश। देखिए चौहान वंश की हम बात करते हैं तो चौहान वंश क्या था? चौहान वंश के बारे में विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अपने सब अलग अलग मत दिए हैं। यदि हम बात करते हैं चौहान वंश की तो सबसे पहले मत इसमें दिया जाता है अग्निकुंड का, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत अग्निकुंड का सिद्धांत बताया गया है। सर्वप्रथम अग्निकुंड का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अग्निकुंड का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, यह किससे संबंधित है या किस वंश से संबंधित है, तो क्वेश्चन आ सकता है। यह चौहान वंश से संबंधित है अग्निकुंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में एक हमारे इतिहासकार हुए थे, या हम कह सकते हैं एक लेखक हुए थे जिनका नाम है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। इन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में बताया है कि एक बार एक ऋषि हुए थे जिनका नाम है वशिष्ठ ऋषि। हम बात करते हैं एक ऋषि हुए थे, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा आ नहीं रहा है, वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ के अंतर्गत इन्होंने 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया था। यज्ञ करने का कारण क्या था और उन 4 योद्धाओं को उत्पन्न करने का भी क्या कारण रहा होगा, तो हम देखते हैं कि जब वशिष्ठ ऋषि वहां पर जब यज्ञ करते थे तो दानवों द्वारा या दूसरे लोगों द्वारा या राक्षसों द्वारा उनको परेशान किया जा रहा था या उनके यज्ञ में विघ्न डाला जा रहा था। इस कारण विघ्न को दूर करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया आबू पर्वत पर। ध्यान रखना, ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ के अंतर्गत उन्होंने 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया। हम बात करते हैं उन 4 योद्धाओं के नाम से कालांतर में 4 जातियां उत्पन्न होती है, वो कौन कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करें चौहान, सेकंड नंबर हम बात करें चालुक्य, और थर्ड नंबर हम बात करें परमार, और 4 नंबर हम बात करें प्रतिहार। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ की ज्वाला से, जो अग्नि की ज्वाला से जो 4 योद्धा उत्पन्न हुए, कालांतर में उनके नाम से 4 जातियों के नाम पड़ते हैं, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। ये कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से हुई है। ये मत किसने दिया है, चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत। अब हम एक और बात करें, इन चौहानों को ही सूर्यवंशी बताया जाता है। ध्यान रखना, सूर्यवंशी। आज हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं प्राचीन समय में राजा महाराजा अपने आप को सूर्य चंद्रमा से जोड़ लिया करते थे। वो तो यह कहते थे कि हम सूर्य से जोड़ लेते हैं तो अपने आप को सूर्यवंशी बता दे, और वो जब चंद्रमा से जोड़ते हैं तो अपने आप को चंद्रवंशी बता दे। इसी प्रकार चौहान वंश को सूर्यवंशी भी बताया गया है, और वो किसके अनुसार बताया गया है इसके भी अलग अलग मत है। हम बात करते हैं कि इनको सूर्यवंशी बताया गया है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। ध्यान रखना, पृथ्वीराज विजय किसकी पुस्तक है, जयानक की, जयानक की पुस्तक है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। एक मत हम और देखते हैं, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य लिखा था नैनचंद सूरी ने, नैनचंद सूरी ने। एक और हम बुक देखते हैं, हम्मीर रासो, जो जोधराज द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के अनुसार भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। ध्यान रखना आप एक बात कि पृथ्वीराज विजय जैनक की जो पुस्तक है उसके अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य जो पुस्तक नैनचंद सूरी की है, उन्होंने भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। हम्मीर रासो जो पुस्तक जोधराज जी की है, उन्होंने भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। एक इसमें ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि
चौहानों को सूर्यवंशी विग्रहराज चतुर्थ की हम बात करते हैं, विग्रहराज चतुर्थ की हम बात करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ के अजमेर अभिलेख में ध्यान रखना इस बात का थोड़ा सा, अजमेर अभिलेख के अंतर्गत विग्रहराज के अजमेर अभिलेख में इनको सूर्यवंशी बताया गया है। ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है, अजमेर का जो अभिलेख है, उसके अंतर्गत चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। और हमारे राजस्थान के इतिहास में जिसने सबसे अच्छा कार्य किया है, इतिहासकार थे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने भी इनको सूर्यवंशी बताया। ध्यान रखना एक बात और, आप डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको सूर्यवंशी बताया है। ध्यान रखना, हमने इनको देखा है अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में कि अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया है, या हम कह सकते हैं कि चौहानों को पहले अग्निवंश से रिलेटेड किसने बताया है कि ये अग्निवंश से हैं। तो अग्निवंश से आप ध्यान रखना, एक सिद्धांत दिया गया है, बहुत अच्छा सिद्धांत है अग्निकुंड का सिद्धांत। चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार बताया है कि एक वशिष्ठ ऋषि हुए थे जिन्होंने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ की जो ज्वाला थी उससे 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। कालांतर में जाकर यही योद्धाओं से 4 जातियां उत्पन्न होती है, और माना जाता है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से हुई है। अगला मत हमने देखा है कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी बताया जाता है, कि इनको सूर्यवंशी से यानी सूर्य से भी जोड़ा जाता है। तो सूर्यवंश के बारे में इन्होंने बताया, पृथ्वीराज विजय जो जैनक की पुस्तक है उसके अंतर्गत इनको सूर्यवंशी बताया गया। नेचन सूर्य की पुस्तक हम्मीर महाकाव्य के अनुसार इनको सूर्यवंशी बताया। जोधराज की पुस्तक हम्मीर रासो के अनुसार इनको सूर्यवंशी बताया। और एक चीज खास बात इसकी ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ के अजमेर अभिलेख में इनको सूर्यवंशी बताया है। और हमने देखा अंत में कि हमारे जो राजस्थान के इतिहासकार हुए डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। इसके बाद हम देखते हैं कि चौहानों को सूर्यवंश, अभी हमने देखा था कि सूर्यवंश देख लिया, मैंने अभी कुछ समय पहले बोला था कि ये अपने आप को सूर्य या चंद्रमा से जोड़ लेते थे, इसलिए सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कहलाए। तो ध्यान रखना, हमने सूर्यवंशी तो देख लिया, अब हम देखते हैं इन चौहानों को चंद्रवंशी कौन बताता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके। चौहानों को चंद्रवंशी किसने बताया है? सबसे पहले हम बात करें, इनको चंद्रवंशी बताया हासी अभिलेख के अंतर्गत। हासी अभिलेख में इनको चंद्रवंशी से जोड़ा गया है। 1170 ईस्वी का अभिलेख है यह हासी का अभिलेख। और एक और अभिलेख है अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख, अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख, अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख के अंतर्गत इनको चंद्रवंशी बताया है। और यह अभिलेख आबू का है, ध्यान रखना, आबू में स्थित है यह अचलेश्वर मंदिर, जिसके अंतर्गत यह जानकारी भी मिलती है कि चौहान क्षत्रिय थे। चौहानों की क्षत्रिय होने की जानकारी भी अचलेश्वर मंदिर के अभिलेख से मिलती है। और हम बात करते हैं अचलेश्वर मंदिर के अभिलेख के अनुसार चौहानों को चंद्रवंशी से जोड़ा गया, चंद्रवंशी इनको बताया गया है। अब इनका एक और तथ्य हमें देखने को मिलता है कि चौहानों को ब्राह्मण भी बताया गया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राह्मण, इनको ब्राह्मण किसने बताया है? तो ध्यान रखना, हम बात करते हैं सबसे पहले इनको ब्राह्मण बताया गया था बिजोलिया अभिलेख के द्वारा। बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया में लगा हुआ यह अभिलेख 1170 ईस्वी का यह अभिलेख भी ध्यान रखना। हमने पहले बात किया हासी अभिलेख, वो भी 1170 का है, और जो बिजोलिया अभिलेख है यह भी 1170 ईस्वी का है। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं चंद्रावर्ती अभिलेख। चंद्रावर्ती अभिलेख में भी अभिलेख के अंतर्गत भी इनको ब्राह्मण बताया गया है। हम तीसरी और बात करते हैं कायम रासो। ध्यान रखना, यह कायम रासो किसकी लिखी हुई है? नियामत खां थे, फतेहपुर के कायम खानी नवाब थे, उन्होंने कायम रासो की रचना की है। और कायम रासो के अनुसार चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि बिजोलिया अभिलेख में, चंद्रावर्ती अभिलेख में और कायम रासो में, और हमारे राजस्थान के इतिहासकार और हुए हैं जिनका नाम है दशरथ शर्मा। ध्यान रखना, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इनको ब्राह्मण से जोड़ा है। इन्होंने बताया है कि ये चौहान ब्राह्मण थे। तो एक चीज ध्यान रखना, अभी हमने देखा है पहले इनको चंद्रवंशी बताया,
चंद्रवंशी किसने बताया? हास्य अभिलेख जो 1170 ईस्वी का अभिलेख है, अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख जो आबू में स्थित है, इसके अनुसार इनको चंद्रवंशी बताया गया। और हमने बाद में देखा कि इनको ब्राह्मण किसने बताया है। तो ध्यान रखना, चौहानों को बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का जो अभिलेख है, इसके अंतर्गत चौहानों को ब्राह्मण बताया है। चंद्रावर्ती अभिलेख के अंतर्गत ब्राह्मण बताया गया चौहानों को। कायम रासो जो न्यामत खां है, जो फतेहपुर के कायम खानी नवाब थे, उनके द्वारा लिखी गई कायम रासो, उसके अंतर्गत चौहानों को ब्राह्मण बताया है। दशरथ शर्मा इतिहासकार जो है, उनके द्वारा चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। एक चीज आप और ध्यान रखना, इनको विदेशियों से भी जोड़ा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और ध्यान रखना, विदेशी किसने बताया इनको? विदेशियों की हम बात करें तो इनको बताया हमारे राजस्थान के इतिहास के रचयिता जो कर्नल टोड थे। ध्यान रखना, कर्नल टोड ने इन्हें विदेशी बताया है। चौहानों को शख्सियत से जोड़ा है उन्होंने, इस कारण उन्होंने चौहानों को विदेशी बताया है। एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इनको विदेशी बताया था, विलियम क्रुक। विलियम क्रुक ने इनको विदेशी बताया है। एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इनके विदेशी होने पर मत दिया है, बी स्मिथ। बी स्मिथ ने भी इनको विदेशी बताया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक अलग से तथ्य हमारे को देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा नोट डाल के लिख लेना आप ये चीज, कि नोट में जो चीज लिखवा रहा हूं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इनको इंद्र का वंशज भी बताया गया है। इंद्र का वंशज, ये किसने बताया है इंद्र का वंशज? वो भी ध्यान रखना आप। रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख में, रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख में इनको इंद्र का वंशज बताया गया है। रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख के अंतर्गत इनको इंद्र का वंशज बताया गया। अब हमने बात कर ली है चौहानों की बारे में कि चौहानों को किसने क्या क्या बताया है। सबसे पहले हमने देखा था अग्निकुंड का सिद्धांत, चंद्रप्रदाय की पुस्तक पृथ्वीराज वारसों में दिया गया था। ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था आबू पर्वत पर, 4 योद्धाओं को उत्पन्न के कालांतर में 4 जातियां बन गई थी, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। उसके बाद में हमने देखा इनको सूर्यवंशी बताया था। सूर्यवंशी इनको बताया था कि पृथ्वीराज विजय जो जैनक की पुस्तक है, उसमें इनको सूर्यवंशी बताया। हम्मीर महाकाव्य नेचन सूर्य की पुस्तक है, उसमें इनको सूर्यवंशी बताया। हम्मीर जोधराज जी की पुस्तक है, उनमें इनको सूर्यवंशी बताया है। हमने देखा विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख है, अजमेर अभिलेख, उसमें इनको सूर्यवंशी बताया। हमने देखा था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने इनको बताया था सूर्यवंशी। इसके बाद हमने देखा था इनको चंद्रवंशी किन्होंने बताया है? हास्य अभिलेख जो 1170 ईस्वी का अभिलेख है, उसके अंतर्गत इनको चंद्रवंशी बताया गया है। अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख आबू में स्थित है, उसमें इनको चंद्रवंशी बताया है। कई जगह इनको ब्राह्मण भी बताया जाता है। ब्राह्मण का मत देने वाला हम बात करते हैं, बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का है। हमने देखा चंद्रावर्ती अभिलेख के अंतर्गत इनको ब्राह्मण बताया, कायम रासों के अंतर्गत, और दशरथ शर्मा ने इनको ब्राह्मण बताया है। हमने देखा कि इनको विदेशी किसने बताया है? हमारे जो राजस्थान के इतिहास के रचयिता कर्नल टोड, उन्होंने इनको विदेशी बताया है कि ये शख्सियत थे, उनके बारे में अलग अलग मत कहते हैं, इस कारण इनको विदेशी बताया। एक थे विलियम क्रुक जिन्होंने इनको विदेशी बताया है, और एक थे बी स्मिथ, इन्होंने भी इनको विदेशी बताया है। अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया किस किस के क्या क्या मत थे कि चौहानों को किससे जोड़ा गया था। अब हम बात करेंगे चौहानों की उत्पत्ति स्थल की, कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चौहानों का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, या चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई थी। ध्यान रखना इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा, कि हम बात करें चौहानों का उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल की हम बात करते, देखिए उत्पत्ति स्थल की हम बात करते हैं तो एक अनंत प्रदेश नाम से जगह है। अनंत प्रदेश जो सिक्कर वाला इलाका है, उसको अनंत प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो हम लिख सकते हैं नीचे सिक्कर, अनंत प्रदेश सिक्कर से इनका जो उत्पत्ति स्थल बताया जाता, वो बताया जाता पुष्कर तक, जो हमारे अजमेर का सबसे पवित्र स्थान है, ठीक है ना। तो अनंत प्रदेश से लेकर पुष्कर के बीच तक इनका बताया जाता है कि इनका उत्पत्ति स्थल रहा होगा। और हम बात करते हैं, और इनका प्रारंभिक स्थान क्या रहा है, इसके बारे में भी कई बार मत पूछा जाता है। इनका प्रारंभिक स्थान की बात करते हैं, वो स्थान कौन सा था? सपाद लक्ष्य। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, सपाद लक्ष्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपाद लक्ष्य क्या है, या
चौहानों का प्रारंभिक स्थल कौन सा रहा था? तो ध्यान रखना, सपादलक्ष। सपादलक्ष का मतलब होता है 1.25 लाख। क्या होता है? 1.25 लाख, या हम कह सकते हैं श्वालक। सपादलक्ष का अर्थ होता है श्वालक। ये सांभर के आसपास का क्षेत्र था। सपादलक्ष किसको कहते थे? सांभर झील के आसपास का क्षेत्र। सांभर के आसपास का जो क्षेत्र था उसे सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था, और चौहानों का प्रारंभिक स्थान सपादलक्ष को बताया गया था। कहते हैं सांभर झील के आसपास रहने के कारण इनको एक उपाधि भी दी जाती है। चौहानों की एक उपाधि है, ध्यान रखना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखना आप। शाकंभरीश्वर, ध्यान रखना, शाकंभरी माता का मंदिर होने के कारण इनको एक उपाधि दी जाती है, शाकंभरीश्वर। और इसी के नाम पे एक और उपाधि मिलती है हमारे को, शंभरी राज। इसको हम शाकंभरीश्वर कहे या शंभरी राज कहे, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आपको बहुत कम देखने को मिलेगी कि चौहानों की शुरुआत में क्या उपाधि थी या इनको उपाधि किस वजह से दी गई थी, वो चीज आप ध्यान रखना। इनका प्रारंभिक स्थान सपादलक्ष माना जाता है। सपादलक्ष का अर्थ होता है 1.25 लाख या श्वालक, या हम मान सकते हैं उस समय चौहानों के पास या तो 1.25 लाख बीघा जमीन होगी या उनकी 1.25 लाख जनसंख्या हो सकती है उस क्षेत्र की। तो उस प्रकार हम कहते हैं जो सांभर झील थी उसके आसपास रहते, इस कारण इनको उपाधि दी गई थी शाकंभरीश्वर और शंभरी राज। अब हम बात करते हैं कि सांभर झील की बात करें तो सांभर झील का निर्माण कराया था वासुदेव ने। किसने कराया था? जिसने चौहान वंश की स्थापना की थी, वासुदेव चौहान ने ही सांभर झील का निर्माण कराया था। और इस समय एक चीज और ध्यान रखना, आप सांभर झील जब इनका प्रारंभिक स्थान बताया जाता है तो इनकी राजधानी भी पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी की हम बात करते हैं तो वो थी अहिछत्रपुर नागौर। सबसे इंपॉर्टेंट, अहिछत्रपुर नागौर। अहिछत्रपुर नागौर की हम बात करें तो इनकी राजधानी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और बाद में इनकी राजधानी सांभर हो जाती है, और उसके बाद में अजमेर इनकी राजधानी हो जाती है। अब अपन आगे पढ़ते हैं चौहान वंश के शासकों के बारे में, कि चौहान वंश के शासक क्या थे, किसने चौहान वंश की स्थापना की थी, या किस शासक ने चौहान वंश की नींव डाली थी। हम देखते हैं अब इसमें सबसे पहले शासक के बारे में, वो थे वासुदेव। ध्यान रखना, अभी अभी बताया मैंने जस्ट आपको कि वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण कराया है। ध्यान रखना एक चीज, आप इनकी राजधानी अहिछत्रपुर, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। तो अब चीज देख लेना आप एक बार, चौहानों के बारे में प्रथम शासक की हम बात करते हैं तो वो थे वासुदेव चौहान। एक चीज आप और ध्यान रखना इसके अंतर्गत कि वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण कराया था। सांभर झील का निर्माण वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया है। सबसे इंपॉर्टेंट, सांभर झील किसने बनवाई थी? वासुदेव चौहान ने। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी के अंतर्गत की थी। और इस बात का पता हमें कहां से चलता है कि वासुदेव ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। इसकी जानकारी हमें राजशेखर की पुस्तक, ध्यान रखना, एक इतिहासकार हुए थे राजशेखर की पुस्तक थी प्रबंध कोश। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार ध्यान रखना बताया जाता है कि चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव चौहान ने। और वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण भी करवाया है। इसकी जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया अभिलेख से। किससे मिलती है? बिजोलिया अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है, जो हमने अभी पहले बात की थी, जिन्होंने चौहानों को ब्राह्मणों से जोड़ा है। जिस अभिलेख की हम बात करते हैं बिजोलिया अभिलेख, जो 1170 ईस्वी का अभिलेख है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ये बार बार रिपीट होती रहेगी आपके बीच में, बिजोलिया अभिलेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चौहान वंश से जुड़ा हुआ अभिलेख है ये। इस अभिलेख के द्वारा बताया जाता है कि वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। और एक चीज ध्यान रखना, वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की है। इसकी जानकारी हमें राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश से मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। दो क्वेश्चन बन गए आपके यहां से कि किसके अनुसार यह बताया जाता है कि चौहान वंश की स्थापना किसने की थी और कब की थी, यह पता चलता है राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश से।
और एक क्वेश्चन आ सकता है कि वासुदेव ने सामर झील का निर्माण करवाई, ये किसके अंतर्गत पता चलता है हमें? बिजोलिया अभिलेख। इसकी जानकारी हमें कौन देता है? बिजोलिया अभिलेख। अब हम आगे देखते हैं जो इसके सेकंड राजा थे, ध्यान रखना, जो 2 नंबर उनको बताया जाता है कि चौहान वंश के स्वतंत्र शासक। ध्यान रखना, हम एक चीज और देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इसमें, जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं जिस बिजोलिया अभिलेख का, उस बिजोलिया अभिलेख को कल अपन आने वाले क्लास में आते हैं, सबसे पहले उसी को देख लेंगे एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है अपने बारे में। तो ध्यान रखना, चौहान वंश के बारे में हम बात करें, इसका जो सेकंड नंबर राजा रहा था वो था गुवक प्रथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुवक प्रथम। गुवक प्रथम को चौहान वंश का स्वतंत्र शासक माना जाता है कि यह चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने चौहान वंश की नींव डाली थी। वैसे तो संस्थापक की बात करें तो वासुदेव चौहान था, राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार 551 ईस्वी के अंतर्गत। अब हम बात करें गुवक प्रथम, कहा जाता है कि पहले चौहान, किसकी बात करें हम? चौहान किसके सामंत थे? ध्यान रखना, पहले चौहान किसके सामंत हुआ करते थे? प्रतिहारों के सामंत। ध्यान रखना कि चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत थे और उस समय गुवक प्रथम प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, प्रतिहारों का उस समय शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी गजब का शासक हुआ है। नागभट्ट द्वितीय के अंतर्गत, नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल के अंतर्गत चौहान उस समय सामंत कौन था? गुवक प्रथम। हम बात करें हैं कि चौहान उस समय प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे और नागभट्ट द्वितीय गुवक प्रथम से खुश होकर उसको एक वीर की उपाधि दे देते हैं। ध्यान रखना, नागभट्ट द्वितीय ने गुवक प्रथम को किसकी उपाधि दी थी? वीर की उपाधि दे देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे 1 नंबर में कि गुवक प्रथम को वीर की उपाधि किसने दी थी? नागभट्ट द्वितीय ने। जब नागभट्ट द्वितीय ने गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी, उस समय गुवक प्रथम ने यह सोचा कि जब यार अपना राजा अपने को वीर मानता है तो अपन वाक्य में वीर है, तो उन्होंने सोचा कि अब अपना अलग राज्य बना लेते हैं। ध्यान रखना, इस समय गुवक प्रथम ने अपनी नीति बदली और अपना एक अलग से राज्य बना लिया और अपनी नींव डाल दी चौहान वंश की। इसलिए कहते हैं चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन बना था? गुवक प्रथम। और गुवक प्रथम ने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। ध्यान रखना, इस बात को फिर से सुनना है एक बार कि गुवक प्रथम ने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था और उन्होंने चौहान वंश की नींव डाल दी थी। यह बताया जाता है अपने को इसके अंतर्गत कि हमने देखा कि चौहान प्रतिहारों के सामंत होते थे। प्रतिहारों के शासक नागभट्ट द्वितीय ने गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी और वीर की उपाधि मिलने के बाद में उसने खुद को अपने आप को प्रथम स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया और प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। आप ध्यान रखना कि अब अपन आगे आने वाले जो राजा है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, काफी लंबा हो जाएगा, तो उसमें ये कि अपन बोर होने लग जाते, कई बार कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। तो ध्यान रखना, आगे के जो राजा अपन पढ़ेंगे वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में अपन राजा पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ेंगे, बिजोलिया अभिलेख, जो अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है।